हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, हम अपनी वीकली करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज कवर करेंगे 5 से 11 जुलाई के करंट अफेयर्स। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सही तरीके से कवर करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। तो पहली न्यूज़ हमारे पास फिट है तो हिट है इंडिया। एक प्रोग्राम शुरू हुआ है जिसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एक सेशंस हमारे पास रखे जाएंगे जहां पर फिट इंडिया टॉक्स के नाम से। इन सेशंस में क्या होगा कि जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं वो हमारे पास जो एस्पिरिंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हैं उनसे बातचीत करेंगे। जो हमारे पास यूथ है उसको मोटिवेट करेंगे ताकि स्पोर्ट्स में वो आगे बढ़ सकें। तो बेसिकली इस पूरे प्रोग्राम का नाम दिया गया है फिट है तो हिट है इंडिया इनिशिएटिव। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, हम कुछ कितना भी करते हैं लेकिन हमारे ओलंपिक में मेडल हमारे उस लेवल पर नहीं आ पाते। ओलंपिक में हम 2 या 3 ही मेडल जीत पाते हैं मुश्किल से। तो अभी जो गवर्नमेंट का पूरा प्रोजेक्ट है, फोकस है, वो क्या है कि ओलंपिक और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया मेडल जीत सके। तो एक हमारे पास आप याद रखेंगे कि एक टारगेट इंडिया ने सेट किया है कि 2028 के जो ओलंपिक्स लॉस एंजल्स में होने हैं वहां पर इंडिया एटलीस्ट टॉप 10 में आ सके। टॉप 10 जो मेडल विनर्स हैं उनमें हमारे पास पोजीशन उसकी आ सके। और इसके लिए एक प्रोग्राम भी चल रहा है स्टूडेंट जिसका नाम है टॉप्स, TOPS, टॉप्स यानी कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। याद रखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम भी चल रहा है टॉप्स टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। और आपको बता दूं स्टूडेंट, भारत ने पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था 1920 में। जी हां, अभी भारत ने 100 एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की उसी चीज की। 1920 में इंडिया ने अपनी पहली ओलंपिक टीम भेजी थी बेल्जियम में, जिसको अब 100 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। इंडिया में ओलंपिक्स को मैनेज करने के लिए जो एंटिटी हमारे पास काम करती है, जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, दैट इज IOA, दैट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। याद रखिए, ओलंपिक्स के लिए इंडिया में काम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? IOA, दैट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आप जल्दी से स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में मुझे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का नाम जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कौन है हमारे पास? नरेंद्र बत्रा। जी हाँ, याद रखेंगे, नरेंद्र बत्रा इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। चलिए जी, अगला क्वेश्चन, अगली न्यूज हमारे पास, दैट इज बलाराम टू प्रोवाइड ₹1040 करोड़ क्रेडिट टू 7 लाख लैंडलेस फार्मर्स। देखिए, जो किसान ऐसे हैं जिनके पास खुद की कोई जमीन नहीं है, या सरल शब्दों में बात करूं जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, उनके लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने एक नया प्रोग्राम चलाया है बलाराम नाम से। इसमें होगा क्या, देखिए स्टूडेंट, बेसिकली क्या होगा कि एक जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप बनाया जाएगा। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप में क्या होगा कि 5 लोग होंगे। 5 लोगों को मिलाकर यहां पर 1.5 लाख से 1.6 लाख अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि लगभग 1.5 लाख रुपए का लोन चैनलाइज किया जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो ये 5 लोगों का ग्रुप है उनके ऊपर एक जॉइंट लायबिलिटी होगी कि वो लोन रिटर्न करें, और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी भी होगी कि इसके थ्रू वो पैसा भी कमा सकें। इस सारे प्रोग्राम को हमारे पास ओडिशा गवर्नमेंट किसके साथ मिलकर चलाएगी? दैट इज विद नाबार्ड। ओके, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखेंगे, ये सारा जो प्रोजेक्ट है वो किसके साथ मिलकर चलाया जाएगा? नाबार्ड के साथ मिलकर। ओके, थोड़े कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट। हमारे पास एक तो याद रखेंगे, ओडिशा को हमारे पास उत्कल के नाम से भी जाना जाता है। उत्कल के नाम से इसको जाना जाता है ओडिशा को। और यहां पर 2 चीजें बहुत फेमस है जिनको लेकर पेपर में क्वेश्चन आता है। वन इज चिलिका लेक, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है चिलिका लेक को लेकर। और दूसरा है भीतरकनिका नेशनल पार्क। यहां पर भीतरकनिका नेशनल पार्क है जो कि फेमस है क्रोकोडाइल्स के लिए। ओके, भीतरकनिका नेशनल पार्क है जो कि फेमस है क्रोकोडाइल के लिए। और आपको बता दूं एक और पॉइंट कि 2023 का जो हमारे पास हॉकी का विश्व कप होना है वो भी कहां होना है? ओडिशा में। जो हमारे पास हॉकी का विश्व कप होना है वो भी कहां होना है? ओडिशा में। ओके, चलिए जी, थोड़ा सा नाबार्ड के बारे में बात करूं तो नाबार्ड 1982 में एस्टेब्लिश हुई एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके करंट हमारे पास हेड कौन है? गोविंद राजुलू चिंतला। ओके, गोविंद राजुलू चिंतला इज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। ओके, चलिए एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं आपसे हमारे पास ओडिशा से रिलेटेड। अभी ओडिशा ने हमारे पास, ओडिशा के अंदर हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 500 साल पुराना एक सबमर्ज टेंपल खोज निकाला है। आप बताइए कौन सी नदी में ये टेंपल खोजा गया है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड 500 ईयर ओल्ड टेंपल सबमर्ज्ड इन विच रिवर रिसेंटली? ये पिछले हफ्ते की बात है। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, महानदी रिवर। महानदी रिवर के अंदर ये टेंपल खोज निकाला गया है। और महानदी रिवर जो है आपने याद रखना है, एक बहुत ही फेमस रिवर है जिसके ऊपर एक बहुत फेमस डैम है, हीराकुंड डैम।
ओके, महानदी रिवर के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा हीराकुंड डैम। अगली न्यूज़ भी हमारे पास ओडिशा से है। तो ओडिशा ने क्या किया है कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टू मॉनिटर द गवर्नमेंट लैंड। जो भी गवर्नमेंट लैंड है उसको मॉनिटर करने के लिए वो स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। पहली बार भारत में ऐसा हो रहा है स्टूडेंट। एक्चुअली क्या है कि लोग जो हैं वो सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट चाहती है, उड़ीसा गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा कुछ भी ना हो कि कोई भी सरकारी जो जमीन है उस पर कब्जा ना करे। तो उसके लिए एक सिस्टम भी बनाया गया है, भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। याद रखेंगे BLUIS। तो आपसे मैं यही पूछ सकता हूं BLUIS ये सिस्टम कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? सो दैट इज रिलेटेड टू ओडिशा। चीफ मिनिस्टर यहां पर नवीन पटनायक। ओडिया लैंग्वेज बोली जाती है एंड दैट इज वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। जी हां, ओडिया इज वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ओके, सो मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता हूं, कौन सी स्टेट ने हमारे पास एनक्रोचमेंट ऑफ गवर्नमेंट लैंड को रोकने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना शुरू किया? सो दैट इज ओडिशा। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास UN ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट। देखिए यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है ई वेस्ट को लेकर। ई वेस्ट क्या होता है? देखिए ई वेस्ट दो तरह से होता है, इलेक्ट्रिकल वेस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ई वेस्ट हमारे पास दो तरह से होता है, इलेक्ट्रिकल वेस्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। जैसे फैन, AC, कूलर, इनसे आपको मिलेगा इलेक्ट्रिकल वेस्ट। ओके, और जब हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करते हैं तो मोबाइल फोन, लैपटॉप, PCs, इनसे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आज की डेट में जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हर एक कंट्री के लिए। और अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ई वेस्ट कंट्रीब्यूट करता है, जनरेट करता है, वो कौन सी कंट्री है? चाइना। याद रखेंगे चाइना। और सेकंड नंबर पे है USA और थर्ड पे है इंडिया। सो देखिए स्टूडेंट, किसी भी कंट्री के लिए ई वेस्ट को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसको रिसाइकल करना काफ़ी टिपिकल रहता है। ओके, चलिए अगर हम बात करें, मैं आपको दो चार पॉइंट्स बता देता हूं। आपने याद रखना है कि हमारे पास यहां पर कि इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहां पर ओपन हुआ है जहां पर ई वेस्ट को रिसाइकल किया जाएगा? भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ओपन हुआ है रिसेंटली भोपाल मध्य प्रदेश में। ई वेस्ट क्लिनिक कहां ओपन हुआ है? भोपाल मध्य प्रदेश में। और ई वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो इसी का काम रहता है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हमारे पास, कि वो क्या करे हमारे पास कि यहां पर ई वेस्ट को मैनेज करे। एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा स्टूडेंट, यहां पर देखिए ध्यान समझिएगा। जापान में अभी ओलंपिक होने हैं, आपको पता होगा 2021 में होने हैं, पहले 2020 में होने थे, अब 2021 में जापान में ओलंपिक्स होने हैं। तो जापान ने क्या बड़ा इनोवेटिव काम किया? जापान ने कहा जितने भी ओलंपिक के मेडल्स होंगे वो सारे वो ई वेस्ट से जनरेट करेंगे, यानी कि इवन गोल्ड मेडल भी। आपको यहां पर पता होना चाहिए कि जो मोबाइल फोन होते हैं इनमें भी बहुत पार्शियल गोल्ड होता है, छोटी सी अमाउंट में गोल्ड होता है। तो इन्होंने 6.2 मिलियन सेल फोन्स को जापान ने रिसाइकल किया। 6.2 मिलियन सेल फोन्स को रिसाइकल करके क्या किया है? सारे इसके सारे जो मेडल्स हैं वो हमारे पास बनाए हैं। तो आपने याद रखना कि कौन से ओलंपिक्स में रिसाइकल मेडल दिए जाएंगे? सो दैट इज 2021 जापान ओलंपिक्स। जी हाँ, याद रखेंगे 2021 जापान ओलंपिक्स। चलो जल्दी से आप मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर कर दो। हमारे पास जो 2021 के जापान ओलंपिक्स होने हैं उसमें मस्कट का नाम क्या है? मस्कट जल्दी से आप बता दीजिए। मस्कट फॉर 2021 ओलंपिक्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट और आंसर है मैरिटोवा। आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है, मैरिटोवा हमारे पास मस्कट है फॉर द 2021 जापान ओलंपिक्स। ओके, चलिए जी नेक्स्ट हमारे पास जीन कैस्टेक्स एज अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। तो देखिए पुराने प्राइम मिनिस्टर ने जापान के अभी रिजाइन दिया था, तो उसके बाद हमारे पास जीन कैस्टेक्स को हमारे पास नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है। ओके, सो प्रेसिडेंट का नाम क्या है? याद रखेंगे प्रेसिडेंट का नाम है एमेनुएल मैक्रोन। तो हमारे पास फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम है एमेनुएल मैक्रोन। फ्रांस और इंडिया की बात करें स्टूडेंट तो दोनों ही बहुत क्लोज अलाई हैं, बहुत क्लोज रिलेशन मेंटेन करके हमारे पास काम कर रहे हैं। डिफेंस की बात करें तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, आपको बता दूं प्रोजेक्ट 75 इंडिया, जिसमें इंडिया को हमारे पास क्या किया जाएगा? हमारे पास 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाकर दी जाएंगी। और ये स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है आपको बता दूं कि ये फ्रांस की हेल्प से बनाई जाएंगी। तो आपने याद रखना है कि भारत में जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बन रही है प्रोजेक्ट 75 के अंडर, उसमें कौन सी कंट्री हेल्प कर रही है इंडिया की? तो वो है हमारे पास फ्रांस। ओके, फ्रांस से हमने फाइटर प्लेन्स भी खरीदे हैं स्टूडेंट, याद होगा आपको, अभी हमने थोड़े टाइम पहले राफेल नाम का फाइटर प्लेन खरीदा था डसोल्ट एविएशन से। डसोल्ट एविएशन फ्रांस की एक कंपनी है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट मुझे ये कमेंट करके बताइए कि राफेल से पहले हमने फ्रांस से कौन सा फाइटर प्लेन खरीदा था?
राफेल को खरीदने से पहले हमने फ्रांस से कौन सा फाइटर प्लेन इससे पहले खरीदा था? ओके, याद रखेंगे हमारे पास मिराज 2000, मिराज 2000 को भी डसोल्ट एविएशन बनाती है। इससे पहले, राफेल से पहले हमने इस प्लेन को भारत के लिए खरीदा था, भारतीय वायुसेना के लिए खरीदा गया था। ओके, मिराज 2000। नेक्स्ट हमारे पास एमओएम, एमओएम यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन। एमओएम ने हमारे पास जो मार्स का मून है उसकी इमेज कैप्चर की है। सो मार्स का एक बहुत ही फेमस मून है फोबोस, तो फोबोस की इसने यहां पर क्या किया है, इमेजेस को कैप्चर करके इसरो को, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को सेंड आउट किया है। और आपको मैं बता दूं कि फोबोस पे एक बहुत ही बड़ा क्रेटर है जिसका नाम है स्टिकनी, उसकी पिक्चर्स को भी इसने यहां पर क्लिक किया है। ओके, चलिए अगर हम मार्स की बात करें तो मार्स हमारे पास एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर फ्यूचर में कॉलोनी बनाने की बात बहुत बड़े टाइम से चल रही है, और कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस, कई सारी हमारे पास एजेंसीज हैं जो यहां पर चाहती हैं कि आने वाले टाइम में वो ह्यूमन कॉलोनीज को एस्टेब्लिश करें। मार्स का जो नाम है वो रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पर रखा गया है, रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पर मार्स का नाम रखा गया है। और हमारे पास अगर हम बात करें इसी के ऊपर, मार्स के ऊपर ही आपको सबसे बड़ा एक हमारे पास माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी, दैट इज ओलंपियस मोन्स, जो हमारे पास कहां पे मिलेगी, मार्स के ऊपर। चलिए, मार्स के दो मून्स है, एक तो है फोबोस। आप जरा मुझे दूसरे मून का जल्दी से नाम कमेंट करके बताइए कि मार्स के दूसरे मून का नाम क्या है। एक का तो नाम आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, फोबोस। मार्स के दूसरे मून का नाम क्या है? ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, मार्स के दूसरे मून का नाम है डाइमोस। जी हाँ, याद रखेंगे, मार्स के दूसरे मून का नाम है डाइमोस, DEIMOS, डाइमोस। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास इंडियन रेलवे सेटअप सोलर प्लांट इन बीना। तो देखिए, एक हमारे पास एक बीना मध्य प्रदेश में एक सोलर प्लांट लगाया गया है जो डायरेक्टली क्या करेगा, ओवरहेड ट्रांजैक्शन ऑफ द ट्रेन को सप्लाई देगा। तो ये आपको कुछ ऐसे इस तरह से दिखाई देता है जैसे मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक पिक्चर है। तो इस फोटोग्राफ में आप देखिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी चलती है, तो उसके ऊपर एक ओवरहेड वायर होती है जहां से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है ट्रेन को। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रेन में पहुंचती है किसके थ्रू, पेंटोग्राफ के थ्रू। आपने देखा होगा ट्रेन के ऊपर हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है जो वायर के साथ लगातार कनेक्टेड रहता है, उसको बोलते हैं पेंटोग्राफ। तो ये सब स्ट्रक्चर बनाने में इंडियन रेलवे की हेल्प की है BHEL ने, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, रेलवे धीरे धीरे क्या कर रही है, अपनी सभी ट्रेन्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने जा रही है, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में कन्वर्ट कर रही है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि इंडियन रेलवे चाहती है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को अचीव कर सके 2030 तक। तो इंडियन रेलवे का एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट है टू अचीव जीरो कार्बन एमिशन बाय 2030। ओके, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे बात करें तो अगर हम बात करें यहां पर BHEL 1964 में बना हमारे पास इंडिया का सबसे बड़ा पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। तो भारत में ज़्यादातर जो भी पावर जनरेशन के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर होते हैं वो BHEL के द्वारा होते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि कब तक रेलवे ने टारगेट रखा है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, सो दैट इज 2030। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं रेलवे से रिलेटेड। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट कौन सी ट्रेन का है इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? ट्रेन का नाम जल्दी से। ओके, ध्यान सुनिएगा स्टूडेंट, विवेक एक्सप्रेस जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट को कवर करती है। ये हमारे पास ट्रेन चलती है विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। याद रखेंगे, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है विवेक एक्सप्रेस, जो लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट कवर करती है इन इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो देखिए स्टूडेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, SDG के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर बेसिकली। सो कोरोना वायरस के चलते यहां पर क्या हुआ कि गोल्स को अचीव करने में नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है। तो कोरोना वायरस के चलते जो हमारे पास UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का जो टारगेट था उसमें थोड़ी गड़बड़ी आती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि UN ने क्या कहा था कि वो 17 गोल्स को अचीव करना चाहता है 2030 तक, 2030 तक UN वांट टू अचीव 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स। अब ये 17 गोल्स क्या हैं कि पूरे वर्ल्ड से हंगर को खत्म करना,
ठीक है, इनकम इनक्वालिटी को खत्म करना, जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करना, ये सब टारगेट्स है। तो आपको बता दूं कि रैंकिंग दी गई है, इस रैंकिंग में इंडिया का रैंक क्या रहा है? इंडिया का रैंक रहा है 117th। ओके, याद रखेंगे इस सब में इंडिया का रैंक कितना रहा है? 117th। फर्स्ट नंबर पे कौन सी कंट्री है जिसने ये सब गोल्स को अचीव करने में सबसे अच्छी तेजी दिखाई है? वो है स्वीडन। याद रखेंगे वो है स्वीडन। ओके, तो पहली बात तो आप ये याद रखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कौन सी ईयर तक करना है? याद रखेंगे 2030 तक। स्टूडेंट सब लोग याद रखेंगे 2030 तक यूएन ने टारगेट सेट किया हुआ है। ओके, आप स्टूडेंट मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि एज पर द रीसेंट रिपोर्ट बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन सस्टेनेबल ग्रोथ इन इंडिया, भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट? तो याद रखेंगे स्टूडेंट, ओवरऑल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो याद रखना केरला, केरला टॉप पे है। ओवरऑल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो केरला इज दैट टॉप। ओके, चलिए जी, इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स 2020। देखिए हमारे पास समझने की कोशिश कीजिए कि मैनेजिंग क्राइसिस एंड डिजास्टर को लेकर एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंडिया का रैंक रहा है 31st। इंडिया का रैंक रहा है 31st। ओके, और अगर हम बात करें इस इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स को टॉप किसने किया है? सोमालिया ने। 191 कंट्रीज पे ये पूरी की पूरी जो सर्वे है कंडक्ट किया गया था। आपने सीधा सीधा याद रखना है कि हमारे पास देखो कि इंडिया का रैंक क्या रहा? दैट इज 31st। और दूसरा आपने याद रखना है कि फर्स्ट रैंक पे कौन सी कंट्री रही? दैट इज सोमालिया। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो जब भी हम बात करते हैं स्टूडेंट किसकी, रिस्क मैनेजमेंट की, तो आपने याद रखना है कि यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, दैट इज यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, UNODR। ओके, DRR, दैट इज यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, चलिए आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि 2015 में हमारे पास कौन सा फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया था फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर के रिस्क को कम करने के लिए कौन सा फ्रेमवर्क 2015 में अडॉप्ट किया गया था थ्रू आउट द वर्ल्ड? ओके, सब लोग याद रखेंगे स्टूडेंट 2015 में सेंडाई फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया था। सेंडाई फ्रेमवर्क को किस लिए अडॉप्ट किया गया था? टू रिड्यूस द डिजास्टर रिस्क। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। हमारे पास NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, कंस्टिट्यूट कमेटी टू असेस कोविड-19 इंपैक्ट। देखिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसने 11 मेंबर की कमेटी बनाई है, जिसको कौन लीड करेंगे? डॉक्टर KS रेड्डी, जिसका एक काम क्या होगा कि ये इंपैक्ट को स्टडी करना कि कोरोना वायरस का ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है, मानवीय अधिकारों के ऊपर कोरोना वायरस ने कितना बुरी तरह से इंपैक्ट डाला है, स्पेशली जो लेबर और माइग्रेंट क्लास है उनके अधिकारों पर। ओके, देखिए सीधा सीधा पेपर में क्वेश्चन आएगा कि हमारे पास कोरोना वायरस के इंपैक्ट को ह्यूमन के ऊपर स्टडी करने के लिए, ह्यूमन राइट्स के ऊपर स्टडी करने के लिए कौन सी कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है? तो आप याद रखेंगे KS रेड्डी कमेटी। जब भी मैं बात करता हूं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, तो याद रखना एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब हमारे पास ये एक अलग एक्ट के थ्रू हमारे पास बनी हुई बॉडी है। ओके, और हमारे पास कब एस्टेब्लिश हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को, टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स। ओके, चलिए आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारे पास ह्यूमन राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 10 दिसंबर को। और आपको मैं स्टूडेंट बता दूं NHRC के करंट चेयरमैन कौन है? याद रखेंगे जस्टिस HL दत्तू। NHRC के करंट चेयरमैन कौन है? जस्टिस HL दत्तू, जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ओके, और पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट्स को लेकर जो काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इंटरनेशनल लेवल पर जो संस्था ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए काम करती है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया एमनेस्टी इंटरनेशनल को लेकर। इसका हेडक्वार्टर स्टूडेंट लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, याद रखेंगे ह्यूमन राइट्स को लेकर ये काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास इजराइल सक्सेसफुली लॉन्च न्यू स्पाई सैटेलाइट। ओके, जासूसी के लिए इजराइल ने हमारे पास एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है OF-16।
OF-16। ओके, याद रखेंगे ये हमारे पास नाम है, और इसको शेवित रॉकेट से इन्होंने लॉन्च किया है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा इसको हमारे पास लॉन्च किया गया। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वर्ल्ड में दो कंट्रीज बहुत ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ राइवलरी रखते हैं, उसमें हमारे पास ईरान और इजराइल, इन दोनों का नाम आता है। तो ईरान ने, अभी आपको पता हो, अप्रैल 2020 में, ये मैं याद करा दूं, इन्होंने अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था नूर। तो इन्होंने भी अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया था नूर, और अब यहां पर इजराइल ने भी क्या किया है, एक सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। तो दोनों के बीच में राइवलरी स्टूडेंट चलती रहती है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ घमासान और जो डिप्लोमेटिक चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास चलती रहती हैं ईरान और इजराइल के बीच में। इजराइल देखिए स्टूडेंट टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है। ओके, तो हमारी भी इजराइल कई तरह से हेल्प करता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे आज थोड़ा दूसरा है। अभी रिसेंटली 2019 में इंडिया ने भी एक ऑल वेदर स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया था, जासूसी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था 2019 में। आप मुझे स्टूडेंट उसका कमेंट सेक्शन में जरा नाम कमेंट करके बता दीजिए। इंडिया ऑल वेदर स्पाई सैटेलाइट इसरो की तरफ से लॉन्च किया गया था, क्या नाम था उस सैटेलाइट का? ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, रीसेट 2BR1। रीसेट 2BR1, रीसेट का मतलब हमारे पास फुल फॉर्म है रीसेट की, RISAT, दैट इज रडार इमेजिंग सैटेलाइट। रीसेट 2BR1 तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था ताकि हम पाकिस्तान और चाइना की एक्टिविटीज पे नजर रख सकें। नेक्स्ट हमारे पास एक बुक आई है स्टूडेंट, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये हमारे पास NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को लेकर एक बुक आई है। अब ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, जब लोग बैंकों से लोन लेकर उस लोन को रिटर्न नहीं करते तो वो लोन क्या बन जाता है, NPA। बैंक के लिए वो क्या बन जाता है, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। भारत में NPA बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि विजय माल्या, नीरव मोदी, ऐसे बहुत से लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो पैसा लेते हैं और वापस नहीं करते, तो उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो उसको लेकर एक बुक लिखी है फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल जी ने। ये हमारे पास RBI के फॉर्मर गवर्नर थे और नैरोबी में इनका बर्थ हुआ था। तो 2013 में इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप अडॉप्ट की और बाद में ये हमारे पास इंडिया के डेप्यूटी गवर्नर बने RBI के, फिर RBI में गवर्नर भी ये अपॉइंट हुए। और अभी आपने याद रखना स्टूडेंट, जो उर्जित पटेल हैं वो चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के। याद रखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अभी ये चेयरपर्सन नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी आपने याद रखना है राइट नाउ। ओके, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमारे पास उर्जित पटेल से पहले जो RBI के गवर्नर थे उनका नाम था हमारे पास रघुराम राजन। तो रघुराम राजन की एक बुक थी जिसको लेकर कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। उन्होंने भी एक बुक लिखी थी अपने इंडियन एक्सपीरियंस को लेकर, आई डू व्हाट आई डू। तो आप बुक का नाम नोट डाउन कर सकते हैं। बुक का नाम था, रघुराम राजन की जो बुक थी, आई डू व्हाट आई डू। ओके, सो अभी राइट नाउ अगर हम बात करें RBI के गवर्नर, आप सबको पता ही होगा वो कौन है, शक्तिकांता दास। ओके, शक्तिकांता दास इज द करंट गवर्नर ऑफ RBI। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड जूनोसिस डे। सो 6 जुलाई को ऑब्जर्व किया गया। देखिए हमारे पास जूनोटिक डिसीज के बारे में ये अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करने के लिए डे ऑब्जर्व किया गया था। अभी जूनोटिक डिसीज क्या होती हैं, जो जानवरों से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती हैं उनको हम बोलते हैं जूनोटिक डिसीज। लाइक रेबीज, रेबीज आपने सुना हो, कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है। तो उसको लेकर हमारे पास जो वैक्सीन बनाई गई थी वो लुइस पास्चर ने बनाई थी और उन्हीं की याद में हमारे पास ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी डिसीज, जो जूनोटिक डिसीज पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो कौन सी डिसीज है, आप सब लोगों को पता ही होगा, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस भी एक जूनोटिक डिसीज है जो एनिमल से हमारे पास ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुई है। लेकिन अभी तक यहाँ पर ये नहीं पता चल पाया कि इसका नेचुरल होस्ट एनिमल कौन सा है। एग्जैक्टली नेचुरल होस्ट एनिमल हमारे पास कौन सा है, अभी तक इसको लेकर कई सारे डाउट्स हैं। तो जूनोटिक डिसीज के बारे में याद रखेंगे कि जूनोटिक डिसीज कौन सी होती हैं, जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होती हैं। ओके, और इसको लेकर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 6 जुलाई को। अभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। नेक्स्ट हमारे पास असम गवर्नमेंट टू अपग्रेड। ओके, असम गवर्नमेंट टू अपग्रेड दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो असम गवर्नमेंट ने क्या कहा कि वो दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। दहिंग पटकाई हमारे पास एक एलिफेंट रिजर्व भी है। ओके, और यहाँ पर आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले कोयला निकालने की परमिशन दी गई थी असम गवर्नमेंट के द्वारा कि यहाँ से कोयला का खनन किया जा सकता है। ओके, अब कोयले की अगर मैं बात करूं, कोल की बात करूं, तो आपने याद रखना है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोल की कंजप्शन कौन करता है, वो है चाइना। सबसे बड़े लेवल पे कोयले की कंजप्शन चाइना करता है। और कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। याद रखेंगे देयर आर 4 टाइप ऑफ कोल, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट।
ओके, दहिंग पटकाई को हमारे पास याद रखना अमेजन ऑफ ईस्ट भी बोला जाता है, ये भी याद रखना। हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में है असम, तो वहां पर दहिंग पटकाई को क्या कहा जाता है, अमेजन ऑफ ईस्ट इन इंडिया। ओके, अगर हम बात करें ये जो दहिंग पटकाई नेशनल पार्क है, ये फेमस है वाइट विंग्ड वुड हॉक के लिए, वुड डक के लिए, सॉरी, वाइट विंग्ड वुड डक के लिए फेमस है। ये पिक्चर में आप स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं, असम में वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छे से स्टूडेंट सर्वाइव कर रही है। अगर हम बात करें वन हॉर्न राइनोस की, तो ज़्यादातर आपको पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोस, एक सींग वाले गैंडे कहाँ मिलेंगे, दैट इज इन काजीरंगा नेशनल पार्क और पिबोतरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो याद रखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क और पिबोतरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे पास कहाँ है, दैट इज इन, हाँ जी, असम। ओके, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं फॉर राइनोस की पॉपुलेशन की वजह से। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। यहां पर हमने बात की दहिंग पटकाई वाइल्ड एलिफेंट रिजर्व की भी बात की ना हमने, तो आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि भारत में सबसे ज्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन कौन से राज्य में है एज पर द लास्ट सेंसस। भारत में सबसे ज्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन कौन से राज्य में है? ओके, याद रखेंगे भारत में सबसे ज्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन कहां है स्टूडेंट, दैट इज इन कर्नाटक एज पर द लास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग कर्नाटक में सबसे ज्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन है। ओके, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आईएफएससी अथॉरिटी, ये आईएफएससी का स्टूडेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा न्यूज़ को। भारत में अभी हाल ही के दिनों में हमारे पास बनाया गया है भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। अब आप पूछेंगे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बना कहाँ है, तो ये बना है स्टूडेंट याद रखेंगे अहमदाबाद में, और इसका नाम रखा गया है गिफ्ट। गिफ्ट की फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। मेरी ये न्यूज़ ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये स्टूडेंट गिफ्ट नाम से एक आईएफएससी बना है। आईएफएससी मींस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, और इसको मैनेज करने के लिए, इस इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर को मैनेज करने के लिए एक अलग से अथॉरिटी बनी है जिसको नाम दिया गया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इसको लीड करेंगे हमारे पास इंजेती श्रीनिवास। अब ये आप याद रखेंगे, इंजेती श्रीनिवास। ओके, और मैं आपको स्टूडेंट बता दूं फिर से, हमारे पास भारत की जो पहली गिफ्ट सिटी है उसका हमारे पास आईएफएससी सिटी है, उसका नाम है गिफ्ट, दैट इज गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आईबा बॉक्सिंग मेंस रैंकिंग। देखिए आईबा क्या है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो इसने हमारे पास मेन एंड वुमेन की बॉक्सिंग की रैंकिंग्स हमारे पास रिलीज की हैं, जिसमें अगर हम बात करें, अगर 52 kg वेट कैटेगरी में अमित पंघाल ने टॉप किया है। तो याद रखेंगे अमित पंघाल इंडिया के एक वर्ल्ड क्लास बॉक्सर हैं जो राइट नाउ नंबर 1 रैंकिंग पे हैं। अगर हम वुमेन्स की बात करें तो 48 kg कैटेगरी में, 48 kg की जो कैटेगरी है उसमें मंजू रानी सेकेंड प्लेस पे हैं। तो आपने याद रखना है मंजू रानी और अमित पंघाल दोनों बॉक्सर हैं, इंडिया के फेमस बॉक्सर। ओके, आईबा की बात करूं स्टूडेंट, तो आईबा का हेडक्वार्टर है लुसेन स्विट्जरलैंड में। याद रखेंगे 1946 से आईबा काम कर रही है, तो इसका हेडक्वार्टर है लुसेन स्विट्जरलैंड में। चलिए जी, अगर हम बात करें बॉक्सिंग की, तो बॉक्सिंग में एक नाम हमेशा इंडियंस के जहन में रहता है, वो है मैरी कॉम। याद रखेंगे मैरी कॉम इंडिया की स्टार बॉक्सर हैं मणिपुर से। मैरी कॉम कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? मणिपुर से, इंडिया की स्टार बॉक्सर। और उम्मीद की जा रही है कि जो अगला 2021 के ओलंपिक्स होंगे उसमें भी मैरी कॉम इंडिया के लिए पार्टिसिपेट करेंगी। चलिए आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज बॉक्सिंग पावर हाउस। भारत के किस शहर को बॉक्सिंग के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? ओके, याद रखें स्टूडेंट भिवानी। भिवानी इज नोन एज बॉक्सिंग पावर हाउस। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। हरियाणा टू रिजर्व 75% प्राइवेट सेक्टर जॉब्स फॉर लोकल। देखो स्टूडेंट, यहां पर क्या कहा गया है, देखिए अभी आपको पता होना चाहिए रीसेंट टाइमिंग्स में भारत में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है, जो रेशो है, वो कहां देखने को मिलेगी? हरियाणा में। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस समय, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फेल रही है इस मामले में, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के मामले में। जी हाँ, तो हरियाणा स्टेट ने यहाँ पर एक बिल पास किया है जिसमें क्या कहा गया है कि हरियाणा में जो भी हमारे पास ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज़ हैं, कंपनीज हैं, या जो भी फर्म्स जो हरियाणा के अंदर काम कर रही हैं, उनको 75% जॉब हरियाणा के रेजिडेंट्स को देनी पड़ेगी। बट कंडीशन ये है कि सैलरी 50,000 से अगर कम है तो ये रूल लागू होता है। जो 50,000 से ज़्यादा सैलरी वाले लोग हैं उन पे ये रूल लागू नहीं होगा। मान लीजिए किसी कंपनी में 60,000 सैलरी है
ज़्यादातर इंप्लॉयज़ की, तो वहाँ पर ये 75% वाला रूल लागू नहीं होगा, ये 50,000 से कम वाले सैलरीज के लिए ही लागू होगा। आपको मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूँ स्टूडेंट, भारत में पहला ऐसा राज्य जिसने 75% प्राइवेट जॉब जो हैं लोकल के लिए रिजर्व की थी, वो था आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश ने 2019 में हमारे पास क्या किया था, 75% प्राइवेट जॉब जो है लोकल लोगों के लिए रिजर्व कर दी थी अपनी फैक्ट्रीज में। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के गवर्नर का नाम याद रखेंगे, हरियाणा के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य इज द करंट गवर्नर ऑफ हरियाणा। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। ओके, चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि लार्जेस्ट इंडस वैली साइट इंडिया की हरियाणा में मिलती है, उसका जरा नाम मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। लार्जेस्ट इंडस वैली साइट इन इंडिया, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट कौन सी है जो भारत में आपको हरियाणा में मिलेगी? ओके, याद रखेंगे राखीगढ़ी साइट दैट इज इन हिसार। याद रखेंगे राखीगढ़ी साइट दैट इज इन हिसार। ओके, नेक्स्ट हमारे पास मिशन वृक्षारोपण 2020। यहां पर मिशन वृक्षारोपण 2020, यहां पर 25 करोड़ सैपलिंग्स लगाने की बात की गई है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक मिशन लॉन्च किया वृक्षारोपण, नाम से पता चल रहा है कि सैपलिंग्स को प्लांटिंग को लेकर है ये, जहां पर मेडिसिनल, हर्बल और एनवायरमेंटल और फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। और पूरी स्टेट में 25 करोड़, एक बहुत अच्छा खासा नंबर है, ये पूरे स्टेट में हमारे पास पूरे स्टेट के अंदर काम किया जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की जब मैं बात करूं तो इन्होंने पिछले साल भी 8 अगस्त 2019 को भी एक रिकॉर्ड बनाया था, 22 करोड़ हमारे पास सैपलिंग सिंगल डे में प्लांट किए थे। क्या था उस दिन? उस दिन था हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट की 77th एनिवर्सरी, भारत छोड़ो आंदोलन की 77th एनिवर्सरी थी। तो उस दिन हमारे पास उत्तर प्रदेश ने 22 करोड़ सैपलिंग्स एक दिन में प्लांट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया था। तो ये भी आपसे मैं पूछ सकता हूं कौन सी स्टेट ने एक दिन में 22 करोड़ सैपलिंग्स लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था? सो दैट इज उत्तर प्रदेश इन द ईयर 2019। सो 8 अगस्त को आपने याद रखना है, क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी भी ऑब्जर्व की जाती है। ओके, चलिए आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि हु रन ऑल इंडिया कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान हमारे पास उस पर्सनैलिटी का नाम बताइए जो ऑल इंडिया कांग्रेस रेडियो को चलाया करती थी लोगों को मोटिवेट करने के लिए। याद रखेंगे स्टूडेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट रन बाय उषा मेहता। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया स्टूडेंट। ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट ऑल इंडिया कांग्रेस रेडियो रन बाय उषा मेहता। और आपको ये भी याद रखना है, भारत ने अपने लिए फॉरेस्ट कवर कितना रखा हुआ है, टारगेट कितना रखा हुआ है? 33%। भारत चाहता है कि भारत के लगभग 1/3 हिस्से पर फॉरेस्ट कवर होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट और एशियाज लार्जेस्ट डाटा सेंटर एस्टैब्लिश। देखिए हमारे पास एशिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर बनाया गया है और ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट डाटा सेंटर है। कहां पर ये बनाया गया है स्टूडेंट? पनवल डाटा सेंटर पार्क, जो कि कहां है? मुंबई में। तो बेसिकली मुंबई में आप याद रखेंगे, इसको बनाने का काम किया है हमारे पास योटा NM1 ने। ओके, सो बेसिकली हमारे पास ये पूरे वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा डाटा सेंटर पार्क है जहां पर डाटा को बेसिकली स्टोर किया जाएगा। देखिए आप जो भी यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो डाटा एक्सेस करते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर तो होता ही होगा। तो ये जो डाटा बैंक है, यहां पर डाटा को स्टोर कहीं ना कहीं किया जाता है। चलिए डाटा की जब भी बात होती है तो हम बात करते हैं जीबीज में, ओके, एमबीज में। चलो आप मुझे एक सिंपल से क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, 1 बाइट इक्वल टू हाउ मेनी बिट? 1 बाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी बिट्स? ओके, याद रखेंगे 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। ओके, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे इंडिया में कहां बना है एशिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर, सो दैट इज इन मुंबई। नेक्स्ट हमारे पास यूएस नोटिफाइड यूएन ऑफ इट्स डिसीजन टू विदड्रॉ फ्रॉम WHO। देखिए स्टूडेंट,
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या कहा है कि वो WHO से अपना जो हाथ है वो खींच रहा है। अब WHO की फंडिंग वो नहीं करेगा और WHO से कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा। इसके बारे में उसने यूनाइटेड नेशन को अपना डिसीजन बता दिया है, इन्फॉर्म कर दिया है फॉर्मली। देखिए बट यहां पर क्लोज क्या है कि आपको 12 महीने का नोटिस देना पड़ता है। तो यहां पर यूएसए ने 12 महीने का नोटिस दे दिया है, यानी कि 6 जुलाई 2021 तक यूएस जो है वो WHO का मेंबर रहेगा। उसके बाद जो मेंबरशिप है वो एक तरह से ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। आपको बता दूं कि इसके अलावा WHO में सबसे बड़ी फंडिंग जो थी वो भी किसके द्वारा ही की जाती थी, वो भी हमारे पास WHO में सबसे ज्यादा फंडिंग यूएसए के द्वारा ही की जाती थी। लार्जेस्ट फंडर था अराउंड 450 मिलियन पर एनम। इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो WHO को कंट्रीब्यूशन के रूप में मिलती थी, जिससे WHO वेरियस हमारे पास बेनिफिशियल प्रोग्राम चलाया करता था हेल्थ को लेकर। तो इससे कहीं ना कहीं WHO के काम पर बहुत बुरे लेवल पर फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही ज़्यादातर जो अफ्रीकन और लोअर इनकम कंट्रीज हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं इस सब का इम्पैक्ट दिखाई देगा। ओके, WHO के बारे में याद रखेंगे। WHO के करंट जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है टेड्रोस एडनॉम, उनका नाम है टेड्रोस एडनॉम। और जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो लगातार ये बोलते आए हैं कि टेड्रोस एडनॉम जो है वो कहीं ना कहीं चाइना को सपोर्ट करते हैं। और अगर हम देखिए, अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आपको ये भी महसूस होगा कि डोनाल्ड ट्रंप गलत नहीं कह रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा दिखाई दिया है कि WHO जो है वो लगातार चाइना का बचाव कर रहा है, चाइना के ऊपर वो कोई बात ही नहीं आने दे रहा। सो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी बात को लेकर सही बात कर रहे हैं। ओके, सो WHO का हेडक्वार्टर याद रखेंगे। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है हमारे पास? जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। और WHO की सीनियर साइंटिस्ट कौन है? WHO की राइट नाउ जो सीनियर साइंटिस्ट हैं वो इंडिया से हैं, सौम्या स्वामीनाथन। ओके, सीनियर साइंटिस्ट ऑफ WHO कौन है? सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट हमारे पास मालदीव एंड श्रीलंका एलिमिनेट रूबेला एंड मीजल। तो WHO से रिलेटेड एक और न्यूज हमारे पास आ गई। देखिए WHO ने साउथ ईस्ट एशिया रीजन से मीजल और रूबेला को खत्म करने के लिए टारगेट कौन सा रखा हुआ है? 2023। पहले तो आप ये ईयर याद रखेंगे, कौन सा ईयर टारगेट के रूप में सेट किया गया है? 2023। 2023 तक हमारे पास टारगेट रखा गया है कि मीजल और रूबेला को साउथ ईस्ट एशिया रीजन से खत्म करना है। तो दो कंट्रीज ने यहां पर बहुत पहले ही ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है। और वो दो कंट्रीज हमारे पास कौन कौन सी हैं? मालदीव्स एंड श्रीलंका। सो दोनों इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं, मालदीव्स एंड श्रीलंका, याद रखेंगे। और दोनों की दोनों हमारे पास इंडियन ओशन में आपको दिखाई दे जाएंगी। मीजल और रूबेला देखिए, अगर हम बात करें दोनों वायरस से होने वाली डिजीज है। मीजल जो है वो मीजल वायरस के थ्रू होता है, और हमारे पास रूबेला जिसको जर्मन मीजल भी बोलते हैं, याद रखेंगे। रूबेला को हम एक और नाम से जानते हैं, जर्मन मीजल। और हमारे पास ये हम फैलता है रूबेला वायरस की वजह से। तो इनका जो डिफरेंस है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर बाद में पढ़ भी सकते हैं। ओके, आप याद रखेंगे कौन सी दो कंट्रीज ने यहां पर एलिमिनेट किया है, दैट इज मालदीव्स एंड श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग न्यूज, AIIB रिलीजेस $50 मिलियन टू L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस। देखिए पहले तो AIIB है क्या? दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। 2016 में बना एक बैंक है जो वर्ल्ड बैंक की टक्कर में बनाया गया है। 2016 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अब इसने $50 मिलियन का लोन दिया है इंडिया की कंपनी L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर, अब ये खास बात क्यों है? क्योंकि पहली बार AIIB ने किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को इंडिया के अंदर लोन दिया है। आप ये समझने की बात कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सी एंटिटी को रिसेंटली लोन दिया गया है इंडिया के अंदर AIIB के द्वारा। सो दैट इज L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, लार्सन एंड ट्यूब्रो बेसिकली। सो लार्सन एंड ट्यूब्रो को एस्टेब्लिश किया था डेनिश इंजीनियर्स ने। ओके, आज एक इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है जिसका हेडक्वार्टर हमारे पास मुंबई में है। और स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि ये भारत के लिए K9 वज्र होविट्जर गन भी बनाती है। L&T कंपनी जो है वो भारत के लिए K9 वज्र होविट्जर गन मैन्युफैक्चर करने का भी काम करती है। ओके, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करके बताइए कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ NSDC। अब NSDC क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। कनेक्टेड है क्वेश्चन, मैं बताता हूं क्यों कनेक्टेड है। आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में अगर किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। चेयरमैन ऑफ NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, कौशल विकास जिसको हिंदी में बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट याद रखेंगे, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के जो करंट चेयरमैन हैं वो है AM नायक। ओके, AM नायक। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि AM नायक ही L&T के चेयरमैन हैं और वही चेयरमैन है NSDC के। सो जो L&T के चेयरमैन AM नायक हैं वही NSDC के चेयरमैन है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के। ओके, और AIIB के बारे में याद रखेंगे। AIIB का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? दैट इज इन बीजिंग। ओके, AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में, बीजिंग चाइना। और उसके प्रेसिडेंट है जिन लिकैन।
प्रेसिडेंट कौन है? जिन लिकेन, JINLIQUN। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। इंडियाज लार्जेस्ट बटरफ्लाई, तो इंडिया में लार्जेस्ट बटरफ्लाई डिक्लेयर की गई है गोल्डन बर्डविंग। जी हाँ, याद रखेंगे गोल्डन बर्डविंग जो कहाँ मिलती है? उत्तराखंड में। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि गोल्डन बर्डविंग जो है वो हमारे पास कौन सी स्टेट में मिलने वाली एक बटरफ्लाई है? सो दैट इज इन उत्तराखंड। इससे पहले जो हमारे पास गोल्डन बर्डविंग से पहले जो सबसे एक तरह से लार्जेस्ट बटरफ्लाई का जो रिकॉर्ड था वो हमारे पास सदर्न बर्डविंग के नाम था, उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया है। ओके, स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई की बात करूं भारत में तो ये है क्वेकर, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसका नाम। चलिए अगर हम बात करें भारत के अंदर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देता हूं। कई सारे राज्यों ने अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर करने का भी काम शुरू कर दिया है। कई सारे राज्यों ने, सबसे पहले महाराष्ट्र ने क्या किया था कि अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर की थी। अभी क्या है कि 5 राज्य भारत में ऐसे हैं जो अपनी स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर कर चुके हैं, जिसमें से हमारे पास एक राज्य आपको उत्तराखंड भी दिखाई देगा। सो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, सो उत्तराखंड की जो स्टेट बटरफ्लाई है उसका नाम है कॉमन बटरफ्लाई। जी हाँ, उत्तराखंड की जो स्टेट बटरफ्लाई है वो कॉमन बटरफ्लाई है। तो ये आप याद रखेंगे। उत्तराखंड ने भी रिसेंटली अपनी समर कैपिटल भी डिक्लेयर की थी, दैट इज गैरसैंण। ओके, याद रखेंगे, एक और कैपिटल डिक्लेयर की थी गैरसैंण। चले जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स। सो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स हमारे पास जीत लिए किसने? फिनलैंड के ड्राइवर वेलेटेरी बोटास ने ये जो चैंपियनशिप है वो जीत ली है, याद रखेंगे। ओके, सो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स से बेसिकली होती क्या है? फॉर्मूला 1 रेसिंग है, इसमें गाड़ियों की रेस होती है स्टूडेंट। और यहाँ पर जितने भी विनर्स थे उन्होंने हमारे पास एक टी शर्ट पहनी थी एंड रेसिज्म। तो आपको पता होगा कि हमारे पास ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से एक मूवमेंट चल रही है, तो उसी को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए ये टी शर्ट्स पहनी गई थी। अगर हम बात करें सबसे फेमस जो एट प्रेजेंट वर्ल्ड के सबसे फेमस ग्रैंड प्रिक्स ड्राइवर हैं वो है लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज के लिए ड्राइव करते हैं और राइट नाउ सबसे ज़्यादा टाइटल ये जीत चुके हैं। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि लुइस हैमिल्टन कौन सी कंट्री से हैं? लुइस हैमिल्टन कौन सी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला 1 रेसेस में? ओके, याद रखें स्टूडेंट, लुइस हैमिल्टन रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास ब्रिटेन को। ओके, लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के हमारे पास वर्ल्ड फेमस ड्राइवर है। ओके, फॉर्मूला 1 ड्राइवर है। नेक्स्ट हमारे पास रिसर्च ऑन कोविड-19 एंड पेशेंट डाटा एनालिसिस। देखिए, जो एलुमनी काउंसिल ऑफ आईआईटी है, आईआईटी के जो पुराने स्टूडेंट हैं, एलुमनीज हैं, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ? इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ, जो कि दिल्ली में है। तो ये मिलकर क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे कोविड-19 के ऊपर, और इसी के लिए मेगा लैब नाम से एक लैब जो है मुंबई में एस्टेब्लिश कर दी गई है। ओके, यहाँ पर वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मोलिकुलर डायग्नोस्टिक लैब जो है वो एस्टेब्लिश की गई है। बेसिकली आप याद रखेंगे तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोलिकुलर डायग्नोस्टिक लैब कहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है? सो दैट इज इन मुंबई, जिसका नाम है मेगा लैब। ओके, और आप ये समझिए स्टूडेंट, ये सब किसके द्वारा किया जा रहा है? ये आईआईटी के स्टूडेंट्स के द्वारा किया जा रहा है, जो फॉर्मर स्टूडेंट आईआईटीज के। भारत में कुल 23 आईआईटीज हैं, 23 आईआईटीज। तो आईआईटी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के टाइम पर। डिफरेंट काम इन्होंने किए हैं। अभी आपको मैं बता दूं कि स्टूडेंट अभी रिसेंटली एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर भी डेवलप किया गया था रूहदार के नाम से। आप जल्दी स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि रूहदार नाम का लो कॉस्ट वेंटिलेटर कौन सी आईआईटी ने डेवलप किया है? रूहदार नाम का लो कॉस्ट वेंटिलेटर कौन सी आईआईटी ने डेवलप किया? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, रूहदार नाम से जो वेंटिलेटर है वो किसने डेवलप किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। जी हाँ, आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप किया है। और आपको बता दूं कि अभी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग आई थी, यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2020 की, तो उसमें आईआईटी बॉम्बे इंडिया में टॉप पे था। वर्ल्ड में इसका रैंक था 152। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हमारे पास 2020 में आईआईटी बॉम्बे ने इंडिया में टॉप किया था। ओवरऑल वर्ल्ड वाइड इसका रैंक था 152। तो आईआईटी बॉम्बे ने ही रूहदार नाम से एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर बनाकर हैंड ओवर किया है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास कैबिनेट अप्रूव 12,450 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूजन इन 3 पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज। ओके, सो अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पर जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी
3 बड़ी कंपनीज में गवर्नमेंट पैसा इन्फ्यूज करने जा रही है, पैसा डालने जा रही है। वो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखिए ये सब जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज है जनरल इंश्योरेंस का काम करती हैं। ये जनरल इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस 2 तरह का होता है, एक तो लाइफ होता है, एक जनरल इंश्योरेंस होता है। जनरल इंश्योरेंस में हमारे पास लाइक आप समझिए व्हीकल इंश्योरेंस, बिल्डिंग इंश्योरेंस, ओके, सो देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ इंश्योरेंस, वो जनरल इंश्योरेंस में काउंट होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए चाहे जनरल इंश्योरेंस हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, दोनों को भारत में कौन कंट्रोल करता है? दोनों को इरडाई कंट्रोल करता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसी के मुताबिक भारत में जो सबसे बड़ा जनरल इंश्योरेंस कम करने वाला जो एंटिटी है, कंपनी है, वो है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ओके, सो ये आप याद रखेंगे, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ये सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है भारत के अंदर। तो इनमें से अगर हम बात करें स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की जा रही है, वो की जा रही है हमारे पास NICL में। NICL में हमारे पास टोटल इन्वेस्टमेंट की जा रही है 7500 करोड़ की। याद रखेंगे 7500 करोड़ की जो कैपिटल इन्फ्यूजन है वो NICL में की जा रही है, दैट इज नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इरडाई से रिलेटेड अभी, कि इरडाई ने हमारे पास क्या कहा है कि एक यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक पेंडेमिक को लेकर, जो हमारे पास पेंडेमिक है उसको लेकर हमारे पास एक पेंडेमिक रिस्क पूल होना चाहिए। रिस्क पूल का मतलब पैसा इकट्ठा करके रखना। तो कोरोना वायरस पेंडेमिक को देखते हुए इरडाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कमेटी बनाई है, और इस कमेटी को लीड कौन करेंगे? हमारे पास सुरेश माथुर। सुरेश माथुर हमारे पास इस कमेटी को लीड करेंगे। अब इसका काम रहेगा पेंडेमिक रिस्क पूल को देखना कि इसके बारे में क्या पॉसिबिलिटी बनती है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, भारत में पहले ही 2 तरह के रिस्क पूल बने हुए हैं। एक तो न्यूक्लियर डिजास्टर। न्यूक्लियर डिजास्टर का मतलब क्या है कि मान लीजिए कल को कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र में कोई डिजास्टर हो जाता है, तो जिन लोगों को नुकसान होगा उनकी हेल्प करने के लिए 1500 करोड़ अलग से निकाल के रखे हुए हैं। इसी तरह से टेररिज्म की वजह से कोई बड़ा नुकसान हो जाए तो उसके लिए 1200 करोड़ का हमारे पास अलग से पूल बना हुआ है। तो यहां पर पेंडेमिक रिस्क पूल की बनाने की बात की जा रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो आपने याद रखना है कि पेंडेमिक रिस्क पूल जो है उसको बनाने के लिए जो कमेटी बनी है, उसको चेक करने के लिए उसको लीड कौन कर रहे हैं? हमारे पास सुरेश माथुर। इरडाई की बात करें तो स्टूडेंट याद रखेंगे, इरडाई का जो हेडक्वार्टर है वो हमारे पास हैदराबाद में है। हैदराबाद में हमारे पास इरडाई का हेडक्वार्टर लाई करता है। तो ये हमारे पास कुछ कुछ न्यूक्लियर डिजास्टर को लेकर जैसे रिस्क पूल बना हुआ है, उस टाइप से रिस्क पूल बनाने की बात की जाएगी। ऑल्दो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, न्यूक्लियर डिजास्टर हमारे पास इतना फ्रीक्वेंटली देखने को नहीं मिलते। ओके, जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर डिजास्टर जरूर हुआ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर, लेकिन उसके अलावा आपको कोई बड़े लेवल पर, या चार्बोनिल डिजास्टर जरूर हुआ था, लेकिन आपको फ्रीक्वेंटली न्यूक्लियर डिजास्टर देखने को नहीं मिलते। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को वर्ल्ड वाइड जो एंटिटी रेगुलेट करती है वो याद रखेंगे IAEA, दैट इज इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड, उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन सी एजेंसी करती है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ये कमेंट करके बताइए कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सो स्टूडेंट याद रखेंगे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर हमारे पास वियना ऑस्ट्रिया में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में। और ये हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को चेक ऑन रेगुलेट करने का काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर अर्बन माइग्रेंट पुअर। देखिए जो हमारे पास अर्बन माइग्रेंट और पुअर हैं उनके लिए हमारे पास रेंटल प्रोग्राम गवर्नमेंट लेकर आई है। तो पहले तो स्टूडेंट प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी, जिसमें क्या कहा गया था? पूरे भारत में 2 करोड़ घर बनाने थे अर्बन एरियाज में। याद रखेंगे 2022 तक 2 करोड़ घर बनाने का टारगेट था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो गया, कब तक घर बनाने? 2022 तक। और कितने घर? 2 करोड़ घर अर्बन एरियाज में। अब यहां पर रेंटल स्कीम भी गवर्नमेंट लेकर आ गई है। रेंटल स्कीम में क्या है कि यहां पर गवर्नमेंट क्या करेगी, 600 करोड़ रुपए यहां पर एलोकेट किए गए हैं। तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट वेकेंट बिल्डिंग्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको हमारे पास अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट किया जाएगा। प्राइवेट एंटिटीज़ को भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा कि वो भी सामने आए और ऐसे कुछ हमारे पास अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स एस्टैब्लिश करें। आपको स्टूडेंट मैं बता दूं कि ऐसे सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, इस टाइप के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट की एक एजेंसी काम करती है हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, दैट इज NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक। ओके, सो NHB की जब मैं बात करता हूँ 1988 में बनी एजेंसी थी। ओके, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक के करंट चेयरमैन कौन है?
ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, नेशनल हाउसिंग बैंक के करंट चेयरमैन कौन है हमारे पास? शारदा कुमार होता। जी हाँ, याद रखेंगे, नेशनल हाउसिंग बैंक के करंट चेयरमैन कौन है? शारदा कुमार होता। नेक्स्ट हमारे पास मार्केट बोरोइंग अमंग स्टेट्स इन इंडिया। देखिए स्टूडेंट, कोरोना वायरस के चलते स्टेट्स को बहुत बड़े लेवल पर बोरोइंग करनी पड़ रही हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा बोरोइंग किसने की है? तो वह तमिलनाडु। फाइनेंशियल ईयर 2020 से 2021 में आपने याद रखना है, सबसे ज़्यादा मार्केट से पैसा किसने उठाया? तमिलनाडु ने, लगभग 30,500 करोड़। और इससे पहले भी हर स्टेट पर कर्जा बना हुआ है। तो अगर हम बात करें 17% जो इन्होंने बोरोइंग है वो बॉन्ड्स के थ्रू हमारे पास की है। ओके, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा हमारे पास बोरोइंग की है वो महाराष्ट्र ने की है 25,500 करोड़। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे आ जाता है आंध्र प्रदेश, दैट इज 17,000 करोड़। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, ये सब क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, कोरोना वायरस के चलते खर्चा बढ़ गया है स्टेट्स का, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पर लोगों की सहायता करने के लिए स्कीम चलानी पड़ रही है, और टैक्स जो है कलेक्शन वो कम हो गई है। अब आप देखिए कि जीएसटी कलेक्शन जो थी तमिलनाडु की वो 15% गिर गई है। ओके, जून 2020 में। ओके, तो जहां पर जीएसटी कलेक्शन गिरेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा? जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी कलेक्शन गिरेगी तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा, उस नुकसान को किसी ना किसी तरह आपको कवर भी करना पड़ेगा। जीएसटी की बात करें स्टूडेंट, जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए की गई थी 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 101, और एक बॉडी बनाई गई थी, आर्टिकल ऐड किया गया था 279A। आर्टिकल नंबर 279A कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और एक बॉडी बनाई गई, बॉडी का नाम था हमारे पास जीएसटी काउंसिल। अब ये जीएसटी काउंसिल क्या करती है? डिसाइड करती है किस प्रोडक्ट पे कितना टैक्स रहेगा। ओके, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लेता हूं आप लोगों से। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि पूरे विश्व में सबसे पहले जीएसटी इंप्लीमेंट करने वाली कंट्री कौन सी थी? फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी। ओके, याद रखें 1954 में फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था वर्ल्ड वाइड। फ्रांस सबसे पहले जीएसटी इंट्रोड्यूस किया था 1954। नेक्स्ट हमारे पास रेवा सोलर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। देखिए, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में इनोग्रेट किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा, जो कि 750 मेगावाट की पावर जनरेशन करेगा, सौर ऊर्जा जनरेट करेगा, जिसमें से 24% जाएगा दिल्ली मेट्रो को, बाकी जाएगा मध्य प्रदेश को। इसको स्टूडेंट आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तरफ से। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तरफ से आपने याद रखना है किस सोलर प्रोजेक्ट को अवार्ड मिला है, वो है रेवा सोलर पावर प्रोजेक्ट। अब देखिए स्टूडेंट, समझने की कोशिश कीजिए, भारत का टोटल सोलर एनर्जी को लेकर प्रोड्यूस करने को लेकर टारगेट कितना है? दैट इज टू प्रोड्यूस 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2022। 100 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2022। और आपको स्टूडेंट ये मैं बता दूं कि भारत का इस समय सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कौन सा है? सो दैट इज भादला सोलर पार्क। दैट इज भादला सोलर पार्क, BHADLA, भादला सोलर पार्क, जिसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी है 2250 मेगावाट। ये राजस्थान में है स्टूडेंट, जिसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी है 2250 मेगावाट, ये राजस्थान में है। आप स्टूडेंट जल्दी से मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि भारत का एक और बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट है जिसका नाम है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल सोलर पार्क। शक्ति स्थल सोलर पार्क भारत के कौन से राज्य में स्थित है? शक्ति स्थल सोलर पार्क। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, शक्ति स्थल भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। शक्ति स्थल सोलर पार्क, इसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी भी 2000 मेगावाट से ज्यादा है। ओके, सबसे बड़ा सोलर पार्क भारत में कौन सा है सोलर पावर प्लांट? वो है भादला सोलर पार्क, जिसकी पावर जनरेशन कैपेसिटी है 2250 मेगावाट, जो कि राजस्थान में है। याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट 5 रीप्रिंटेड वॉल्यूम ऑफ मंगोलियन कंजोर मैन्युस्क्रिप्ट्स। देखिए, ये जो मंगोलियन कंजोर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ये हमारे पास किससे रिलेटेड हैं? दैट इज रिलेटेड टू बुद्धिज्म। सो बुद्धिज्म से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, और इन्हें वर्ड्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा कहा जाता है। तो पहली बार इनके 108 वॉल्यूम्स को पब्लिश किया था प्रोफेसर लोकेश चंद्र ने 1970 में। अब फिर से इनकी रीप्रिंटिंग हुई है। सो मंगोलिया के साथ एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि रिलेशनशिप को एक तरह से स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मैन्युस्क्रिप्ट्स फिर से एक तरह से एक प्रिंट की गई हैं। ओके, अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें स्टूडेंट, तो बुद्धिज्म को इन्होंने बुद्धिज्म की शुरुआत लॉर्ड बुद्धा या गौतम बुद्धा जी ने की थी। और बुद्धिज्म को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से? हमारे पास 2 पार्ट हैं, हीनयान और महायान। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। बुद्धिज्म को हम 2 पार्ट्स में बांटते हैं, हीनयान और महायान। हीनयान बुद्धिज्म का मतलब क्या होता है?
जो गौतम बुद्ध को एज अ टीचर मानते हैं, वो भगवान नहीं मानते, वो बोलते हैं गौतम बुद्ध एक टीचर थे, इन आम इंसान थे, उनको बोलते हैं हीनयान। महायान कौन है? जो गौतम बुद्ध को एक भगवान मानते हैं और भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, सो वो है महायान। ओके, वो है महायान। क्लियर हुई बात या नहीं स्टूडेंट? तो हीनयान और महायान दो पार्ट्स में हमारे पास बुद्धिज्म रिलीजन जो है वो डिवाइडेड है। आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि जो हमारे पास कनिष्क एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे भारत में, कनिष्क, ओके, सो वो हीनयान के फॉलोवर थे या महायान के फॉलोवर थे? आइदर ही इज रिलेटेड टू हीनयान और महायान। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। कनिष्क द एम्परर। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, जो कनिष्क थे वो एक महायान फॉलोवर थे, उन्होंने गौतम बुद्ध की काफ़ी सारी मूर्तियां बनवाई और वो उनको भगवान मानते थे। तो याद रखेंगे हीनयान और महायान के जो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं वो है कनिष्क। नेक्स्ट हमारे पास इंडियन नेवी कंप्लीट ऑपरेशन समुद्र सेतु। सो इंडियन नेवी क्या कर रही है स्टूडेंट? अपने सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को दूसरी कंट्री से लेकर आ रही है, जो हमारे सिटीजन दूसरी कंट्रीज में फंसे हुए थे, जैसे मालदीव, ईरान, श्रीलंका, तो उसके लिए ऑपरेशन कंडक्ट किया था, ऑपरेशन समुद्र सेतु। याद रखेंगे इंडियन नेवी ने ऑपरेशन कंडक्ट किया था। और एक ऑपरेशन और कंडक्ट किया था, मिशन सागर, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, फूड मेडिकल्स जो सप्लाईज थी वो प्रोवाइड की थी मालदीव, मॉरिशस और मेडागास्कर को, ओके, एंड कॉमोरन आइलैंड और सेशल्स को। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। मेडागास्कर की बात करूँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि मेडागास्कर वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है। एरिया वाइज अगर हम बात करें, मेडागास्कर वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड हमारे पास है और खुद एक अपने आप में एक कंट्री है, दैट इज एन इंडियन ओशन। ओके, चलिए आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि हमारे पास ये तो ऑपरेशन इंडियन नेवी का था, गवर्नमेंट का एक और ऑपरेशन चल रहा है दूसरी कंट्री से अपने सिटीजन्स को वापस लेकर आने को लेकर। कोरोना वायरस के दौरान इंडियन सिटीजन्स को दूसरी कंट्री से वापस लेकर आने के लिए कौन सा ऑपरेशन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से चलाया हुआ है? ओके, याद रखेंगे मिशन वंदे भारत। जी हाँ, मिशन वंदे भारत, वंदे भारत के तहत जो गवर्नमेंट है अपने सिटीजन्स को दूसरे कंट्री से वापस लेकर आ रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अमेजोनिया 1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। देखिए स्टूडेंट, एक सैटेलाइट लॉन्च किया है इसरो के द्वारा। इसका काम क्या रहेगा कि हमारे पास जो अमेजोन फॉरेस्ट है ब्राज़ील के अंदर, उसके ऊपर नज़र रखना कि वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, मॉनिटरिंग वगैरह करना, डिफॉरेस्टेशन को एक तरह से मैनेज करना। अमेजन रेन फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसको अर्थ के लंग्स कहा जाता है। पूरे अर्थ के ऊपर जितनी भी ऑक्सीजन अवेलेबल है 20% जो है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट से आती है, इसीलिए इसको अर्थ के लंग्स कहा जाता है। और यहाँ से एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर भी फ्लो करती है, याद रखेंगे, अमेजोन रिवर। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर भी फ्लो करती है, अमेजोन रिवर, जो वर्ल्ड की दूसरी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। वर्ल्ड की सबसे पहली लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल। ओके, विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है अमेजोन। ओके, चलिए स्टूडेंट, ब्राजील की अगर हम बात करें, ब्राजील के प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली कोरोना वायरस से ग्रस्त हो गए थे। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील? ओके, याद रखें करंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील कौन है? जेयर बोल्सोनारो। ओके, करंट प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील जेयर बोल्सोनारो। लास्ट न्यूज फॉर द डे। सो हमारे पास बुक आई है स्टूडेंट, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो 14 दलाई लामा को लेकर एक बुक आई है और इनका नाम है स्टूडेंट, अगर हम बात करें, टेंजिन ग्यात्सो। सो आप समझिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो बायोग्राफी किसने लिखी है हमारे पास, अगर हम बात करें, एडवाइज़र जो थे दलाई लामा के, उन्होंने हमारे पास एक तरह से लिखी है। और समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, दलाई लामा कौन है? ये हमारे पास रिलेट करते हैं तिब्बत से। तिब्बत 1913 तक स्टूडेंट पहले चाइना के कब्जे में था, 1913 में चाइना से अलग हुआ, लेकिन फिर से 1951 में चाइना ने इसको कब्जे में ले लिया। जी हाँ, 1951 से जो तिब्बत रीजन है वो चाइना के कब्जे में, याद रखना। और इंडिया की एक बहुत बड़ी गलती ये रही कि इंडिया ने उस समय इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जब चाइना ने तिब्बत के ऊपर 1951 में कब्जा किया। अगर ये तिब्बत के ऊपर इंडिया ने वहाँ पर उस समय
क्वेश्चन रेस किया होता तो शायद इतनी प्रॉब्लम आज की डेट में इंडिया को फेस ना करनी पड़ती। तो सीधा सीधा बुक का नाम याद रखेगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट्स मोर देन इनफ। ओके, सो ये थे स्टूडेंट आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको सब अच्छे समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।